अध्याय 7। वो हवा में झूल रहा था, उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी और वो नीचे संघर्षरत आकृति को घूर रहा था। निरई चांद कहाँ है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। फिर उसकी नजरें जमीन की ओर गई। कटा हुआ शरीर निस्पंद पड़ा था और उसके नीचे गहरे रंग का रक्त फैलता जा रहा था। तुम्हारे पास खुद को दिखाने के लिए 5 तक गिनने का समय है, वरना कैमरा कुन मर जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता है न खैर। 1, 2, 3। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। ये मुझे गुस्सा दिलाता है। 4। रुको, बस तुम्हें पता होना चाहिए मैं उससे इतना जुड़ा हुआ नहीं हूं कि अपनी जान दे दूं। तुम्हारा मकसद क्या है? लो, अब तुम आजाद हो कैमरा कुन। आउच! वो ऊपर देखी, उसने दौड़ लगा दी। आया चांद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ इस द्वीप से चले चलो। अगर मैं अपनी सबसे छोटी चिंताओं को भी दूर नहीं कर सकता तो मैं सो नहीं सकता। मैं ज़ेक्युन के साथ इस द्वीप पर नहीं रह सकता। मैं एक कायर हूं। मुझे नाव के चालक की मौत के लिए पहले से तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत जल्दी मर गया, जिससे मुझे नाव चलाने की पूरी समझ नहीं मिल पाई। मैं हमेशा किनारे पर खड़े होकर देखता था और याद रखता था कि वो नाव कैसे चलाता था। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था ना, इसलिए तुम्हें उसे मारना पड़ा। वो शायद खुद ही नाव लेकर भाग जाता, क्योंकि वो जोन से डरता था। जब तुमने उसे मारा तो उसे काटा भी था ना। काटने के निशान पर नोरी थी। नकाई और किमोटो जैसे लोग गुप्त भोजन भंडार से चोरी कर रहे थे। नाव का चालक होने के अलावा वो एक मूर्ख और लालची इंसान था। मैंने जोन से उसकी रक्षा की, फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वो निडर खड़ी थी। मुझे काबिल लोगों के प्रति उतना ही सम्मान और स्नेह है जितना खुद के प्रति। बस मुझ पर भरोसा करो, या कम से कम तुम्हारे लिए आया चांद। कभी नहीं। मेरे साथ आकर एक नया साम्राज्य बनाओ। तुम मेरे प्रकार के नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आया चांद। मुझे संदेह है कि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत है। तुम्हें तो खुद ही नाव लेकर भाग जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं इस तीर से तुम्हारी जान ले लूंगी। अपनी नेक्रोफिलिया वर्जिनिटी आया चांद। अब उन्हें गिन लो। तुम्हारे पास बस कुछ ही तीर बचे हैं। अब मेरी बारी है। तुम ताकेमोटो को मारते समय बेहद सतर्क थे। क्या यह तुम्हारा आखिरी तीर है? कैमरा उसकी पीठ की ओर घूम गया। वहां और कोई तीर नहीं थे। ये उसका आखिरी मौका था। मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। अगर तुम डरकर निशाना चूक जाओ तो चिंता मत करना। वे दोनों आमने सामने थे। फिर उसने कहा। वो मुझे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो पूरी तरह सीधी खड़ी थी, तैयार निशाना साधने के लिए। उसकी आवाज इसी दिशा से आ रही है। मुझे किसी खुले स्थान में उस पर हमला करना चाहिए, किसी तंग जगह में छिपकर सूरज निकलने का इंतजार करने के बजाय। मेरे पास इतना समय है कि मैं उस पर तीर चला सकूं, जितना थोड़ा मैं देख पा रही हूं। अंधेरा होने की चिंता थी, लेकिन मेरे कैमरे का नाइट विजन काम आया। हाँ, ये काम करता है। अब चलो। वो काफी खुश लग रहा था। गंदा, अगर मैं निरई सन को यहां ले आऊं तो कगावा भी आ जाएगा। ये मेरा एकमात्र विकल्प है। उसने पानी में खुद को देखा। तुम उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। नहीं, तुम और भी ज्यादा गंदे हो। इसके बाद वो सचमुच डर गया, लेकिन फिर उसकी हथेली पर एक चेहरा उभर आया। तुम ऐसे दिखाते हो जैसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और खुद को पीड़ित बना लेते हो। तुमने उसे खलनायक साबित करने की कोशिश की। तुमने खुद को इस झूठ में यकीन दिला दिया। एक फ्लैशबैक, अगर वो सच में बुरा इंसान होता तो उसे छोड़ने के बाद भी तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता। नहीं, जिसे तुम्हें सच में माफ करना चाहिए वो तुम खुद हो। रुको, वर्तमान। वो सचमुच टूट चुका था। जोर जोर से रोते हुए हथेली पर उभरे चेहरे ने कहा, तुम अपनी समस्याओं से भागने में माहिर हो।
लेकिन अपने कमजोर और गंदे हिस्से को कभी माफ नहीं कर सकते। अब मैं सोचता हूं कि खुद को माफ करना सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने का एक तरीका है। क्या भाग जाओ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुबह होने पर देखूंगा। ये अच्छा समझौता है। इस तरह तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिल दोनों सुरक्षित रहेंगे। वो नाव पर अकेला था। कैमरा निरई की ओर नहीं घुमा। वो वहां खड़ा था, किसी पर तीर साधे हुए। अगर मैं चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तीर कहीं न कहीं उसके शरीर पर लगेगा। अगर मैं उसे बस एक झलक के लिए भी देख पाऊं तो तीर चला दूंगा। भले ही मैं उसे गंभीर रूप से घायल न कर सकूं, लेकिन दर्द से वो बेहोश हो सकता है और इससे मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। एक नग्न आदमी के हाथ में पत्थर था। वो उसे उस पर फेंकने के लिए तैयार था। वो उसके बाईं ओर था, लेकिन उसने अपना तीर किसी और दिशा में साध रखा था। बिना किसी निष्कर्ष के अध्याय यहीं समाप्त हो गया, छोड़ते हुए कई सवाल। उसका तीर कहां जा रहा था? हिडेओ कहां था? और वे फिर कैसे मिलेंगे?